नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिससे शायद कुछ आपके क्वेरीज के या फिर कुछ आपके डर के फियर के स्टॉक मार्केट को लेकर जो भी आपके अंदर फियर्स है उससे रिलेटेड कुछ आपको राहत मिले। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट में आने के पहले बिगनर्स को जिस तरह के डर होते हैं कि भैया यहाँ पे अगर मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगा और कल को ऐसे हुआ कि मेरा पैसा आधा हो गया, यानी कि मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और ये हो गया 50,000, या फिर मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए और वो हो गया 1 लाख रुपए। बट 1 लाख जब हुआ तो मुझे लगा कि और बढ़ेगा और मैंने क्या किया कि फिर से इधर उधर से पैसे जुगाड़ करके 1 लाख रुपए और खरीद लिए। अब वो हो गया डायरेक्टली डाउन, 50% डाउन हो गया। तो उस वक्त मेरे जो पैसे होंगे वो हाफ हो जाएंगे। तो इस तरह के जो वोलाटिलिटी रिलेटेड रिस्क होते हैं मार्केट में, उनसे बचने के लिए ऑलरेडी जो हमारे स्टॉक मार्केट के रेगुलेटर है जिसे हम सेबी के नाम से जानते हैं, जी हाँ दोस्तों, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के नाम से जानते हैं। सेबी एक स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है हमारे इंडिया में, और ये इन्होंने एक ऐसी कानून बनाई है, एक ऐसे नियम बनाए हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि कंपनीज पे कड़ी निगरानी रखी जाती है कि कंपनीज के स्टॉक के प्राइसेस में अगर किसी भी तरह की अजीब गतिविधियां होती है, लाइक कि बहुत ही तेजी से बढ़ गया है, बहुत ही तेजी से गिर रहा है, इस तरह की कोई हाई वॉलेटाइल एक्टिविटी होती है विदाउट एनी जस्टिफाइड रीजन, ना कोई फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं, ना कंपनी का डिमांड, कंपनी के प्रोडक्ट के डिमांड बढ़ रहे हैं, ना किसी तरह का इंडस्ट्री ट्रेंड चल रहा है। तो इस तरह के फंडामेंटल ट्रेंड ना होने के बावजूद कंपनी का स्टॉक जो है बहुत ही तेजी से बढ़ता है और बहुत ही तेजी से गिर जाता है। तो इसे पंप एंड डंप टाइप के स्टॉक्स भी कहा जाता है। तो इस तरह के स्टॉक्स पे रिटेल ट्रेडर्स को सेफ्टी मिले, इसलिए इस तरह के नियम बनाए जाते हैं। इस नियम को हम जानते हैं ईएसएम नियम के हिसाब से। ईएसएम का फुल फॉर्म होता है एनहांस सर्विलेंस मेजर। इसे सेबी जो है अलग अलग स्टेज में डिवाइड करती है। तो इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो ईएसएम को स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 में डिवाइड किया हुआ है। और देखते हैं कि स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 में किस तरह से सेबी अपने नियम सख्त करती है और इसका उद्देश्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ईएसएम नियम का उद्देश्य क्या है, सेबी का ईएसएम नियम बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है। इसमें 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला उद्देश्य होता है कि किसी भी कंपनी का जो स्टॉक है वो ज्यादा वॉलेटाइल एक्टिविटी दे रहा है, मतलब विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, जैसे मैंने पहले बताया कि विदाउट एनी फंडामेंटल चेंजेस, विदाउट एनी प्रोडक्ट डिमांड, विदाउट एनी इंडस्ट्री ट्रेंड, ये बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, लाइक 100% बढ़ गया है एंड 50% गिर गया, 60% गिर गया, 80% गिर गया। इस तरह के अजीबोगरीब गतिविधियां होती हैं स्टॉक प्राइसेस में, हलचल होती है। तो इस तरह के हलचल को रोकने के लिए, कम करने के लिए सेबी ये नियम लागू करती है कंपनीज के स्टॉक पर, ठीक है। और इसके बाद दूसरी जो गतिविधियां होती हैं कि जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जो छोटे मोटे ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्हें सेफ्टी प्रदान करने के लिए, यानी कि उनके जो हार्ड एंड कैपिटल होते हैं वो कहीं लूज ना हो जाए, उन्हें बहुत बड़ी क्षति ना पहुंचे, फाइनेंशियल क्षति ना पहुंचे। तो इस हिसाब से सेबी डिसाइड करती है कि ईएसएम को किस कंपनी पर कब लगाना है। तो इस तरह के जब एक्टिविटीज देखे जाते हैं तो सेबी ईएसएम को उस कंपनी पर अप्लाई करती है। एंड थर्ड जो इसका उद्देश्य होता है वो ये होता है कि मार्केट में पारदर्शिता बनी रहे। जी हाँ दोस्तों, जब किसी भी तरह की अजीब गतिविधियां हो तो वो इजीली समझ में आए और उस पर तुरंत एक्शन लेकर हर कैटेगरी के ट्रेडर्स को सुरक्षा जल्द से जल्द मिल जाए, उनका बड़ा नुकसान ना हो। तो इसे ध्यान में रखते हुए सेबी ईएसएम को कंपनीज के ऊपर लागू करती है। तो आइए देखते हैं स्टेज 1 में किस तरह के स्टेप्स लिए जाते हैं सेबी द्वारा। तो ईएसएम के स्टेज 1 में सबसे पहले होता है कि सेबी जो है कंपनीज पर निगरानी रखती है और ये ऑब्जर्व करती है कि क्या इसके प्राइस में बहुत ही ज्यादा उछाल हो रहा है या बहुत ही ज्यादा गिराव हो रहा है। तो इस तरह के अगर उतार और चढ़ाव होते हैं स्टॉक के प्राइसेस में तो सेबी जल्द ही अपने ईएसएम को उस कंपनी पर लागू कर देती है। फर्स्ट स्टेज लागू हो जाता है कंपनी के ऊपर। तो फर्स्ट स्टेज में सबसे पहले सेबी क्या करती है कि कंपनी के जो स्टॉक प्राइसेस है को बाइंग या सेलिंग करने के लिए मार्जिन बढ़ा दिया जाता है। या दोस्तों, इसे कभी कभी 50% या 50% से ज्यादा की मार्जिन इस पे लगा दी जाती है। एंड इंट्राडे सेकेंड जो होता है कि इंट्राडे एक्टिविटी, इंट्राडे ट्रेडिंग इसमें बंद कर दी जाती है, यानी कि आप उस कंपनी के स्टॉक को उसी दिन खरीद के उसी दिन बेच नहीं सकते।
तो ये दूसरी एक्टिविटी हो जाती है जो भी एएसएम स्टेज 1 में आ जाते हैं। एंड इसका प्राइस बैंड जो है यानी कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट को कम कर दिया जाता है, सो दैट अगर इसमें इस तरह की गतिविधियां भी हो रही हैं कि बहुत ही तेजी से प्राइस को उछाला जा रहा है या प्राइस को गिराया जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाता है कि इसके प्राइस बैंड को यानी कि ये एक दिन में 4% ही ऊपर जा सकती है या एक दिन में 4% ही नीचे जा सकते हैं। इस तरह से प्राइस बैंड इसका रिड्यूस कर दिया जाता है, तो जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा उछाल एक ही दिन में हो पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और ये सख्ती बरती जाती है सेबी द्वारा कंपनीज के ऊपर, जिससे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को बड़े नुकसान से बचने में सहायता मिलती है। थर्ड जो होता है कि कंपनीज के ऊपर कड़े निगरानी बरती जाती है और टर्म एंड कंडीशन जो भी होते हैं कंपनीज के ऊपर, कंपनीज के स्टॉक ट्रेडिंग को लेकर वो बढ़ा दी जाती है सेबी द्वारा। अगर स्टेज 1 में भी स्टॉक प्राइसेस पर कुछ भी सुधार नहीं दिखता है, स्टॉक प्राइसेस के ट्रेडिंग पर, स्टॉक के ट्रेडिंग पर कुछ सुधार नहीं दिखता है और उसके प्राइसेस में उसी तरह की अजीब गतिविधियां कंटिन्यूसली चालू है, वो थम ही नहीं रहा है, तो फिर सेबी स्टेज 2 में जाती है। तो स्टेज 2 में क्या होता है, सेबी इस कंपनी के स्टॉक ट्रेडिंग पर कम से कम 100% के मार्जिन अप्लाई कर देती है। सेकेंड स्टेज में इस तरह के मार्जिन अप्लाई हो जाते हैं जिसके वजह से इस स्टॉक में वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि लोग इसमें ज्यादा नहीं आते, क्योंकि 100% मार्जिन कौन देगा, ठीक है। तो यहाँ पर 100% की मार्जिन कर दी जाती है, यानी कि मार्जिन को 50% से 100% ले जाया जाता है और उसके बाद इसमें ट्रेडिंग सीमाएं बढ़ा दी जाती है, यानी कि T+1 की जो सेटलमेंट की अनुमति है वो दे दी जाती है, यानी कि आज अगर आप बाय करोगे तो आपका सेटलमेंट कल के दिन होगा, ठीक है, यानी कि ट्रेडिंग डे से लेके +1 डे एडिशनल। तो T+1 का जो टाइम आपके लिए अप्लाई कर दिया जाता है उस पर्टिकुलर कंपनी में, ठीक है। तो उससे भी होता है कि जो तुरंत प्राइस को उछालना और तुरंत प्राइस को गिरा देना, वो सारी एक्टिविटीज थोड़ी कम हो जाती है। इसके साथ ही उस कंपनी के स्टॉक के ट्रेडिंग पर इंट्राडे की रोक लगा दी जाती है, यानी कि आप उस कंपनी के स्टॉक में इंट्राडे नहीं कर सकते, इंट्राडे पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। एंड इससे क्या होता है कि जो हाई वॉलेटिलिटी उस कंपनी के स्टॉक प्राइसेस में देखी जा रही थी वो सारी चीजें कम हो जाती है। एंड इसके साथ ही जो हाई रिस्क होता है पर्टिकुलर कंपनी के जो ईएसएम स्टेजेस से गुजर रही है, तो वो रिस्क इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स के लिए कम हो जाते हैं। इसके साथ ही फंडिंग पर असर होता है, यानी कि सेबी इस तरह के कंपनीज के स्टॉक को लोन अगेंस्ट शेयर्स के लिए अयोग्य साबित कर देती है, अयोग्य घोषित कर देती है, यानी कि आप इस कंपनीज के शेयर्स को बेचकर या प्लेस कर गिरवी रखकर आप लोन नहीं ले सकते। तो इस तरह के भी एक्टिविटीज होती है ईएसएम स्टेज 2 में। स्टेज 3 में क्या होता है, अगर कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस के वॉलेटिलिटी में फिर भी सुधार नहीं हुआ, स्टेज 2 के बाद भी फिर भी सुधार नहीं हुआ, तो सेबी क्या करती है कि इसे स्टेज 3 में लेकर जाती है और इस पर कड़े नियम लगा दिए जाते हैं, जिससे कि प्राइसेस के जो वॉलेटिलिटी है वो कम हो पाए एंड जो भी रिस्क इन्वॉल्व होते हैं हाई वॉलेटिलिटी की वजह से, जिस तरह क्रिप्टो मार्केट में आप देखते हैं, तो वो सारी चीजें कम हो पाए। इसके लिए सेबी क्या करती है, उस कंपनी के ऊपर उस कंपनी पर स्टेज 3 अप्लाई कर देती है। स्टेज 3 में होता क्या है, अभी यहाँ पर स्टेज 3 में देखना है कि ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, यानी कि कंपनी के उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स अब सिर्फ डिलीवरी बेसिस पे होंगे, यानी कि आप उसमें कोई भी तरह के इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, पूरी तरह से बैन हो जाता है, इंट्राडे पूरी तरह से बैन हो जाता है, नॉट अलाउड आएगा, एकदम तरह से रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। इसके बाद अतिरिक्त प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं कंपनीज के ऊपर, और कंपनी के रिपोर्टिंग से लेकर कि जब भी कंपनी रिपोर्टिंग करे सेबी को, तो उसमें कड़े प्रतिबंध लगाए जाते हैं कि भैया आपको हर एक चीज बारीकी से प्रस्तुत करना है सेबी के सामने, और उसी के बेसिस पे सेबी भी उस कंपनीज पर काफी कड़े नजर रखी रहती है। इसके साथ ही लिक्विडिटी पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर इस तरह के स्टेज 3 तक कंपनी पर स्टेज 3 का ईएसएम लागू कर दिया गया है, तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स कम ही जाते हैं, यानी कि वहां पे क्या होता है, ना बायर्स मिलेंगे ना सेलर्स मिलेंगे। आप जब भी अगर इस तरह की कंपनीज में बाइंग सेलिंग करने जाओगे तो वहां पे लिक्विडिटी का कमी रहेगा, यानी कि आप जल्दी बाय भी नहीं कर पाओगे, जल्दी सेल भी नहीं कर पाओगे। अगर बाय कर लिया है तो सेल नहीं कर पाओगे, अगर सेल कर दिया है तो फिर बाय नहीं कर पाओगे।
तो इस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पे बहुत ही कम देखी जाती है। लिक्विडिटी का बहुत ही प्रभाव होता है एंड लिक्विडिटी बहुत ही कम होती है, यानी कि अगर आपने बाय भी कर लिया ना तो आप फँस जाओगे। कभी-कभी आपने इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में भी देखा होगा कि भैया मैंने 1 लाख शेयर तो बाय कर लिए, 10 पैसे में, 20 पैसे में 1 लाख शेयर बाय कर लिए, बट अब ये 2 गुना हो गया है या 3 गुना हो गया है, बट इसे मैं जब सेल करने जा रहा हूँ तो सेल ही नहीं हो रहा है। मतलब वहाँ पे बायर्स है ही नहीं, तो मैं सेल किसे करूँ? तो इस तरह से पैसे भी फँस जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है जो आपको ध्यान में रखनी होती है। और इसके साथ ही अगर स्टेज 3 में फिर भी के वोलेटिलिटी में या सारी संदिग्ध गतिविधियों में अगर कमी नहीं होती है, तो इन पे काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाता है सेबी की तरफ से। ये फिर शायद अलग लेवल तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक पूरी तरह से बैंकरप्ट भी हो सकता है। तो दैट डिपेंड्स कि किस तरह के इंटरनल सिचुएशंस होती है कंपनी के अंदर, तो उसके बेसिस पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अब ईएसएम स्टेज जब अप्लाई होता है किसी कंपनी के स्टॉक पर, ठीक है, किसी कंपनी पर, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, वो प्रभाव भी हम देख लेते हैं। तो ईएसएम जब सेबी द्वारा उस कंपनी पर अप्लाई किया जाता है, तो सबसे पहला प्रभाव होता है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम में कमी आ जाती है, यानी कि इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स दूर ही रहते हैं। भैया आपसे तो हमें दूर ही रहना है, आपके ऊपर ईएसएम लागू कर दिया गया है। पता नहीं ईएसएम स्टेज 1 में भी आपकी गतिविधियां रुकेंगी या नहीं रुकेंगी, स्टेज 2 में भी आप सुधरोगे कि नहीं सुधरोगे, स्टेज 3 में भी आप सुधरोगे कि नहीं सुधरोगे, तो हमें इतना रिस्क लेना नहीं है। तो बायर्स एंड सेलर्स वहां से दूर ही रहते हैं, यानी कि इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स दूर ही रहते हैं वहां से। तो सबसे पहला यही है कि वहां पे ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो जाती है। दूसरा है शेयरों की लिक्विडिटी कम हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आप बाय कर लोगे ना तो सेल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, सेल कर ही नहीं पाओगे। 10 पैसे पे, 50 पैसे पे आपने 1 लाख शेयर बाय कर लिए, बट जब वो दुगना हो जाएगा, 50 पैसे से 1 रुपए हो गया, तो वो बाइंग आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वहां पे बायर्स है ही नहीं। क्योंकि वहां पे बायर्स नहीं है तो आप सेल किसे करोगे? तो लिक्विडिटी की इश्यू आती है, आप जल्दी सेल आउट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने मिलती है उस पर्टिकुलर कंपनीज में जिस पर ईएसएम लागू किया गया है। इसके साथ ही रिटेल निवेशक जिनके पास सीमित जानकारी होती है, वो अनावश्यक नुकसान से बच पाते हैं, जिन्हें पता नहीं कि इस कंपनी के ऊपर ईएसएम स्टेज लागू किया गया है और स्टेज 1 या स्टेज 2 या स्टेज 3 में ये कंपनी आती है। वो सारी जानकारी उन्हें नहीं है, बिगनर्स को, बिगनर्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो भी बिगनर्स स्टॉक मार्केट में आते हैं, उन्हें इस तरह की जानकारी नहीं होती है। वो क्या करते हैं कि भैया सस्ते में मिल रही है, 10 पैसे में मिल रही है, 20 पैसे में मिल रही है, खरीद लेता हूँ, 1 रुपए में मिल रही है, खरीद लेता हूँ। अगर वो कंपनी ईएसएम स्टेजेस में रहती है तो उनके अगर 5,000, 10,000 जो भी पैसे लगाए हैं या लाख रुपए लगाए हैं, तो वो इस तरह के जानकारी न होने के बाद भी वो इस तरह के हाई रिस्क से बच जाते हैं। तो ईएसएम के ये सारे बेनिफिट्स भी होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए और बिगनर्स के लिए सबसे ज़्यादा। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। ईएसएम होता क्या है और किस तरह से ये अप्लाई किया जाता है, एंड स्टेज 1 क्या होता है, स्टेज 2 क्या होता है, स्टेज 3 क्या होता है, क्यों इसे अप्लाई किया जाता है और इसका यूज़ क्यों है, इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, वो सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और जब भी ज़ेरोधा के ऐप पर जब आप बाइंग सेलिंग करें और ईएसएम से रिलेटेड नोटिस आ जाए, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे स्टेज 1 में क्या हो रहा है, स्टेज 2 में क्या हो रहा है, स्टेज 3 में क्या हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली अपने लव वन के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।